शादी से पहले संस्कारी दिखने वाली बहू बनी शादी के बाद 72 बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड। शाम के समय सलवार सूट पहने मालती अपने बॉयफ्रेंड शुभम के साथ शहर के बाहर वाली पहाड़ी के सनसेट पॉइंट पर खड़ी टाइटैनिक पोज में सनसेट देख रही थी। तुम्हारी बाहों में सनसेट देखना आई प्लेजिंग होता है। अगर तुम सलवार सूट की जगह वन पीस, शॉर्ट या स्कर्ट में मुझसे मिलने आती तो मेरी आंखों को भी तुम्हें देखने का सुख मिल जाता। ओए, ये सलवार सूट तुमसे मिलने आने का टिकट है, इनकी बुराई मत करो। मतलब? ये मतलब छोड़ो, फिर कभी समझ लेना। अब मैं घर जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। बोलती हुई मालती पास ही खड़ी स्कूटी स्टार्ट करके घर की तरफ चल देती है और इधर अंधेरा हो जाने के बाद भी घर न लौटने पर हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे उसके मम्मी पापा गंगा और प्रताप। मालती को कितनी बार समझाया कि अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आया कर, लेकिन ये लड़की एक नहीं सुनती है। हमने कितनी मुश्किल से मोहल्ले में मालती की इमेज संस्कारी लड़की की बनाई है। प्रताप इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है मालती आ गई। कुछ ही देर में मालती हॉल में पहुंच जाती है। मालती, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि प्लीज डैड, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, आपका लेक्चर बाद भी सुनूंगी। बोलती हुई मालती अपने रूम में चली जाती है और फिर अगली सुबह सलवार सूट पहने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है जहां प्रताप और गंगा उसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें मार्केट जाना है तुम्हारे लिए नई सलवार सूट लेने। न चाहते हुए भी मालती उनके साथ मार्केट जाने को तैयार हो जाती है। वो तीनों जैसे घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही अपने घर के बाहर अपनी बेटी नव्या के साथ खड़ी पार्वती। देख नव्या, तुझे मालती की तरह ही संस्कारी बनना है और उसी की तरह कपड़े भी पहनने हैं। ये तुम अपनी बेटी से क्या कह रही हो पार्वती? अपनी बेटी को मालती की तरह संस्कारी बना रही हूँ। मैं एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई। कैसी बात पार्वती? मेरे दूर के रिश्तेदार हैं लता और वीरेंद्र। वो बहुत ही पैसे वाले और सीधे साधे लोग हैं। वो अपने बेटे अभय के लिए काफी समय से संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उन्हें मालती के बारे में बता दिया है। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया पार्वती, लेकिन उन्होंने क्या कहा? वो आज ही मालती को देखने आ रहे हैं। हड़बड़ाई गंगा मालती का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है और लड़के वालों की स्वागत की तैयारी करनी है तो मार्केट जाना कैंसिल। लेकिन मॉम, मुझसे भी तो पूछो मेरी मर्जी क्या है। अब तक तुमने अपनी मर्जी ही तो चलाई है। पहले लड़का तो देख लो, उसके बाद सोचेंगे तुम्हारी मर्जी के बारे में। जल्दी जल्दी गंगा और प्रताप हॉल में रखे टेबल और सोफे साफ करके टेबल में मिठाई और फ्रूट्स लगाकर रख देते हैं। स्वागत की तैयारी तो हो गई। मालती, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मालती के वहां से हिलने से पहले ही पार्वती अपने साथ सिंपल साड़ी पहने लता और शर्ट पैंट पहने वीरेंद्र और अभय को लेकर वहां पहुंच जाती है। आप इतनी जल्दी? आइए बैठिए। प्रताप उन चारों को सोफे पर बिठाता है। देखिए भाई साहब, हम आपके यहाँ संस्कारी बहू मिलने की उम्मीद में आए हैं। भाई साहब, जितना मैं जानती हूँ आपको मालती से संस्कारी बहू कोई और नहीं मिलेगी। पार्वती के इतना बोलते ही मालती वीरेंद्र के और लता के पैर छू लेती है। अरे बस बस बेटी, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम तो सच में बहुत संस्कारी लग रही हो। पहली नजर में मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया। बेटा, तुम्हारे मन में भी कोई सवाल हो तो पूछ लो मालती से। मैं क्या पूछूं पापा, आप ही पूछ लो। आपका बेटा तो बहुत सीधा है। हाँ भाई साहब, इतना सीधा कि लड़के से बात करने में भी शर्माता है। और हमारी बेटी भी किसी लड़के से बात नहीं करती है। हमें ऐसी ही संस्कारी बहू तो चाहिए थी। हमें मालती पसंद है। भाई साहब, हमें भी आपका बेटा अभय पसंद है। तभी मालती जोर से खांस देती है और प्रताप समझ जाता है कि मालती अभय से शादी नहीं करना चाहती। पसंद है या नहीं ये हम आपको अच्छे से सोच विचार करके बताएंगे। ठीक है भाई साहब, जो भी फैसला हो जल्दी बताना। मालती को देखकर उसे पसंद करके वो चारों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं ऐसे ममाज बॉय से शादी नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे मालती, बात को समझो, लड़का बहुत सीधा है और ये लोग पैसे वाले भी हैं। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मालती देखो, तुम जो कर रही हो, जब तक मोहल्ले वालों से छुपा है तब तक वो तुम्हें संस्कारी समझ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी दिन तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। फिर क्या होगा? कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, और जब तक तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तब तक तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहेगी। लेकिन जब ये खूबसूरती ढल जाएगी तब ओके फाइन, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लड़का पैसे वाला भी है, शरीफ भी है। शादी के बाद मैं अपने 72 बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकती हूँ। मेरी इमेज संस्कारी है, तो ना तो किसी को शक होगा और ना ही किसी को पता चलेगा।
गंगा और प्रताप के समझाने पर मालती शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों ये खुशखबरी लता और वीरेंद्र को देते हैं। जल्दी अभय की बारात उनके दरवाजे पर आती है और मालती अभय के साथ 7 फेरे लेकर विदा होकर उसके घर चली जाती है, जहां उसका स्वागत बहुत अच्छा से होता है। गृह प्रवेश के बाद अपने सास ससुर लता, वीरेंद्र, जेठ जिठानी चांदनी, आशीष, देवर शैलेंद्र, नंद, नीतू और पति अभय के साथ दुल्हन के जोड़े में घूंघट किए हॉल में खड़ी मालती सभी लोगों के पैर छूती है। मम्मी, छोटी भाभी तो सच में बहुत ही संस्कारी है। हाँ बेटा, इसलिए तो ये इस घर की बहू है। चलो अब तुम सब बहू को आराम करने दो, शाम को बहू की मुंह दिखाई भी तो है। मालती अभय के साथ उसके कमरे में चली जाती है और शाम तक मालती की मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की कुंती, सीमा और विमला पहुंच जाती हैं। कुछ ही देर में मैरून साड़ी पहने घूंघट किए मालती अपनी नंद, नीतू, जेठानी चांदनी के साथ अपने कमरे से हॉल में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। मालती के सोफे पर बैठते ही कुंती, सीमा, विमला उसे घेर लेती हैं। बहू, इतना शरीर ढकने की जरूरत नहीं है, हम सब औरतें ही हैं यहाँ पे। अपने ससुर वीरेंद्र और जेठ आशीष की तरफ इशारा करके। आंटी जी, औरतों के साथ साथ मर्द भी तो हैं, देखो। हाँ, बात तो सही है, हमने तो उन पर ध्यान ही नहीं दिया। मालती के साथ लता उनके पास आती है और बताओ, है ना मेरी बहू संस्कारी? संस्कारी और समझदार भी है। मुझे एक ही झलक में पता चल गया कि तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है और घर की इज्जत संभाल कर रखेगी। सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर लाई हूँ, बहू संस्कारी तो होगी ही। कुछ देर तक नाच गाना करने के बाद, अरे तुम सब बहू को यहीं बैठाए रखोगे या उसे अभय के पास भी जाने दोगे? आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। इतना भी नहीं शर्माना चाहिए बहू। शर्माती हुई मालती उनके बीच से उठकर अपने रूम में जाती है, जहां कुर्ता पजामा पहने बेड में बैठा अभय उसी का इंतजार कर रहा था। मालती अभय के बगल से पलंग में बैठती है और मुझे बहुत शर्म आ रही है, लाइट बंद कर दो। मुझसे कैसी शर्म? मालती की बात मानकर अभय लाइट्स ऑफ कर देता है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह मालती साड़ी पहने और सुहागन का श्रृंगार किए किचन में पहुंच जाती है, जहां उसकी मदद के लिए पहले से ही उसकी जेठानी चांदनी और नंद, नीतू मौजूद थी। आओ भाभी, आप ही का इंतजार हो रहा था। नीतू गैस ऑन करती है और चांदनी उस पर पतीला चढ़ाती है। मालती दूध, शक्कर, चावल और ड्राई फ्रूट डालती है। तभी छोटी भाभी, आपका कोई बॉयफ्रेंड था? ओए बॉयफ्रेंड, ये क्या कह रही हो ननद जी आप? आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? अरे मैं तो आपसे मजाक कर रही हूँ भाभी। ननद जी, मैंने तो आज तक किसी लड़के से अकेले में बात भी नहीं की, बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है। भाभी जी, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हो ननद जी, आप कितनी वो हो? देवरानी, मेरे तो 2 बॉयफ्रेंड थे। जेठानी जी, आप तो बड़ी शरीफ लगती थी, लेकिन आप तो बड़ी चुपड़ुस्तम निकली। छोटी भाभी, आज के समय में सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, सिर्फ आप ही का ही नहीं था। मैं अगर सुना दूं अपने कॉलेज की किस्से तो आप दोनों मेरे पैर पकड़ लोगी। देवरानी, तुम तो शायरी भी करती हो। हंसी ठिठोली के बीच वो तीनों खीर बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे बाकी के सभी सदस्यों को सर्व करते हैं। खीर खाते हुए, बहू की मुंह दिखाई भी हो गई, पहली रसोई भी हो गई, अब क्या बचा है? भाभी का हनीमून। देवर जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो शर्म आ रही है। मेरी संस्कारी बहू, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं भी तो हनीमून पर गई थी। मम्मी जी, आप भी ना, मुझे नहीं जाना हनीमून पर। इतना बोलकर मालती शर्मा कर अपने रूम में भाग जाती है। भाभी तो शर्मा कर भाग गई। मेरा भी नाश्ता हो गया, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नाश्ता करके अभय ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन मालती हॉल में अपने ससुर और जेठानी के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है और वीरेंद्र दरवाजा खोलता है और सामने प्लम्बर कमल को खड़ा देखकर, अरे प्लम्बर भाई, तुमको किसने बुलाया? घूंघट करके मालती वीरेंद्र के पास जाती है और पापा जी, मैंने बुलाया है, बाथरूम का नल खराब हो गया है तो रिपेयर करवाना है। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। पापा जी, आप भी चलो ना साथ में, मुझे अकेले घबराहट होगी। बहू, घबराने की क्या जरूरत है भाई, तुम अपने घर में हो, भला ये प्लम्बर तुम्हारे साथ क्या ही कर लेगा? वीरेंद्र की बात मानकर मालती कमल को अपने साथ लेकर अपने रूम में चली जाती है और वीरेंद्र वापस सबके साथ बैठ जाता है। काफी देर तक जब वो दोनों वापस नहीं आते तो प्लम्बर को कितना टाइम लग रहा है नल ठीक करने में? लता इतना बोल ही रही थी कि वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, इतना टाइम लगता है क्या एक नल की मरम्मत में?
अरे वो काफी दिनों से मरम्मत ना होने की वजह से पाइपलाइन चौक हो गई थी, तो सुधारने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। इतना बोलकर कमल वहां से चला जाता है और बाकी के सभी लोग भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। और जब रात में डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा डिनर कर रहा होता है कि तभी देवर जी, आपने अब तक हनीमून प्लान किया या नहीं? भाभी जी अपनी देवरानी से तो पूछो, वो हाँ कहे तब मैं कुछ प्लान करूं। मुझे हनीमून पर नहीं जाना, पूरा परिवार साथ मिलकर किसी मंदिर चलते हैं। घूमने फिरने की उम्र में तुम भी सत्संग की बातें कर रही हो। तभी मालती के फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर, ठीक है, आप सब इतना जोर दे रहे हैं तो मैं गोवा चली जाऊंगी। अरे वाह, मालती ने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो गोवा ही जाना चाहता था और मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पैकिंग करके अभय और मालती अगले ही दिन फ्लाइट से गोवा पहुंच जाते हैं और गोवा के होटल रूम में अभय बैग से बिकनी निकालकर मालती को देते हुए, मालती जल्दी से ये बिकनी पहन लो, हमें बीच पर चलना है। बिकनी? और मैं? ना बाबा ना, इतने सारे लोग होंगे बीच में, मुझे ऐसे कपड़े में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हाँ तो फिर तुम क्या पहनोगी? बैग में रखे सलवार सूट को निकालकर, मैं यहाँ पहनने के लिए सलवार सूट लाई हूँ। ठीक है मेरी संस्कारी पत्नी, तुम्हें जो पहनना है पहनो और जल्दी से बीच पर चलो। अबे फंकी शर्ट और वरमूडा और मालती सलवार सूट पहनकर बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नंगे पांव समंदर के किनारे रेत पर चल रहे होते हैं। तभी मालती को दूर खड़ा विजय दिखाई देता है। मुझे गोवा लाकर भूखा मारने का इरादा तो नहीं है ना? ये तुम क्या कह रही हो मालती? सही तो कह रही हूँ, बीच पर लाकर मुझे पैदल ही चला रहे हो, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। अभय इधर उधर नजर घुमाता है और उसे कुछ दूर कॉटन कैंडी बेच रहा भोला दिखाई देता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी लेकर आया। अभय कॉटन कैंडी लेने भोला के पास पहुंच जाता है और जब कॉटन कैंडी लेकर वापस मालती के पास लौटता है तो देखता है कि मालती विजय के पास खड़ी उससे बातें कर रही है। ये कौन है मालती? ये मेरे भैया के दोस्त है विजय, ये भी हमारी ही तरह गोवा घूमने आए हैं। अभय से हैंडशेक करके, मालती ने बताया कि आप दोनों पहली बार गोवा आए हो, आप चाहो तो मैं आप दोनों को पूरा गोवा की सैर करवा सकता हूँ। चलो ना अबे, विजय जी गोवा आते जाते रहते हैं, उन्हें गोवा के बारे में बहुत कुछ पता है। ठीक है तुम कहती हो तो विजय के साथ ही हम गोवा घूम लेंगे। इस बात से अनजान कि गोवा ट्रिप उसने नहीं बल्कि मालती ने विजय के साथ प्लान की थी। अबे उन दोनों के साथ गोवा घूमकर मालती के साथ घर वापस लौट आता है। गोवा ट्रिप के अगले ही दिन अभय और मालती पूरे परिवार के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। और भैया कैसी रही आपकी गोवा ट्रिप? देवर जी वो गोवा ट्रिप नहीं, हनीमून ट्रिप थी। हाँ वही। इत्तेफाकन मेरे साले साहब के दोस्त गोवा में मिल गए थे तो उनकी वजह से ट्रिप शानदार रही। ये कैसा इत्तेफाक था? मेरा नाश्ता हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। अबे वहां से उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम भी मंदिर जा रहे हैं। वीरेंद्र और लता भी मंदिर चले जाते हैं। नीतू और शैलेंद्र भी कॉलेज चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के कुछ देर बाद, अच्छा अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। एक एक करके सब लोग घर से चले जाते हैं और घर पर चांदनी और मालती ही बचती हैं। काश मेरी जेठानी भी कहीं चली जाए तो मैं घर में ही। देवरानी, लगता है तुम्हारे मन में भी अभी भी गोवा की यादें ही बसी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, आज सुबह मेरी फ्रेंड ने कॉल करके मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैं वही सोच रही थी जाऊं या नहीं। ठीक है देवरानी जी, मिल आओ, घर में वैसे भी करोगी क्या। मालती ने जिस मकसद से अभय से शादी की थी वो अपना मकसद बखूबी पूरा कर रही थी। उसे संस्कारी समझकर उस पर कोई भी शक नहीं करता था। सहेली से मिलने का बहाना करके मालती मेट्रो स्टेशन में उसका इंतजार कर रहे अपने एक और बॉयफ्रेंड पंकज से मिलने पहुंच जाती है। तुमने मुझे यहाँ मिलने को क्यों बुलाया? अक्सर हम पार्क, मंदिर या किसी रेस्टोरेंट में ही मिलते थे ना। पंकज से गले लगकर। तब की बात और थी, अब की और है। खैर मुझे क्या करना है, शादी के बाद भी तुम मुझसे मिल रही हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो कॉफी पीते हैं। मालती पंकज के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और इधर उसके सास ससुर मंदिर से घर वापस आ जाते हैं और हॉल में बैठी चांदनी को प्रसाद देते हुए, बड़ी बहू ये लो प्रसाद, अपनी देवरानी को भी दे देना, वो तो अपनी सहेली से मिलने गई है मम्मी जी। हाँ जब आए तब दे देना। यही होता है किसी पर अंधविश्वास करने का नतीजा। ससुराल में अपनी संस्कारी इमेज और उनकी शराफत का फायदा उठाकर मालती कभी अपने बॉयफ्रेंड को इलेक्ट्रीशियन बनाकर घर बुलाती तो कभी खुद मंदिर जाने का बहाना करके या घर वालों से मिलने का बहाना करके उनसे मिलने पहुंच जाती। एक शाम घर की बालकनी में खड़ी मालती फोन पर अपने किसी बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं अभी तुमसे मिलने नहीं आ सकती, थोड़ा सब्र करो, मौका मिलते ही मैं खुद तुम्हें घर पर बुला लूंगी। तभी अचानक वहां अभय पहुंच जाता है और मालती को पीछे से पकड़ लेता है। किससे छुप छुप कर बातें कर रही हो डार्लिंग? तुमने मेरी बातें सुन ली क्या? नहीं मुझे किसी की बातें सुनने की आदत नहीं है।
बच गई, अभी पकड़ी जाती। पकड़ी जाती मतलब? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज तुम ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? वही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर बताओ ना। मैं बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। हे भगवान, तो हमेशा मेरे साथ देता है, इस बार भी तूने मेरी आवाज सुन ली। क्या हुआ मालती, तुम्हें झटका लगा क्या? सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ऑफिस की पॉलिसी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। अरे तो साथ जाना कौन चाहता है, तुम ही जाओ और पूरे महीने वहीं रहना। ठीक है, तो फिर मैं पैकिंग करती हूँ। वैसे निकलना कब है? रात 12 की फ्लाइट है, बोर्डिंग में टाइम लगता है, तो मैं 9 बजे ही डिनर करके निकल जाऊंगा। चेहरे पर दिखावटी वियोग के भाव लिए मालती कमरे में जाकर खुशी खुशी बैग में अभय के कपड़े पैक करती है और अभय तय समय पर पूरे परिवार के साथ डिनर करके बैग लेकर घर से निकल जाता है और घर के बाहर खड़ा पूरा परिवार टैक्सी में बैठे अभय को बाय बोलता है। अभय के जाने के बाद मालती भागी भागी अपने कमरे में जाती है। छोटी बहू मेरे बेटे से कितना प्यार करती है, 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचती हुई लता मालती कमरे के पास पहुंचती है और सुनती है। जल्दी आ जाओ ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मालती की आवाज सुनकर दरवाजे पर खड़ी लता। अभय एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा होगा और मेरी बहू से वापस बुला रही है, इसे बात करने देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती। ये सोचकर कि मालती अभय से बात कर रही है, लता अपने कमरे में चली जाती है। मालती फोन पर अपने बॉयफ्रेंड दीपक को फोन करके घर बुला रही थी। सबके सो जाने के बाद दीपक खिड़की से मालती के कमरे में घुस ही रहा होता है कि तभी किसी वजह से जाग रही अपने घर की बालकनी में खड़ी उनकी पड़ोसन कुंती उसे देख लेती है और घबराई हुई मालती के घर पहुंचकर दरवाजा पीटती हुई। अरे जागो, तुम सोए हो और तुम्हारी बहू के कमरे में चोर घुस आया है। कुंती की आवाज सुनकर मालती के अलावा सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। शैलेंद्र दरवाजा खोलता है, कुंती अंदर आती है। कहाँ घुसा है चोर? तुम्हारी छोटी भाभी के कमरे में, जल्दी चलो। उन लोगों की बातें अपने कमरे से मालती सुन रही थी और अपने पास खड़े दीपक से। लगता है तुम्हें किसी ने देख लिया, तुम एक काम करो, अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मालती की बात मानकर दीपक जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाता है खिड़की से। जैसे ही मालती के परिवार वाले डंडा लिए उसके कमरे तक पहुंचते हैं तो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। और क्या हुआ, आप सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं और घबराए हुए क्यों हैं? बहू, तुम्हारे कमरे में चोर घुस आया है। कौन है चोर? कहाँ है चोर? भाभी आप यहीं रुको, हम जाकर देखते हैं, वो अंदर ही छुपा होगा। शैलेंद्र, वीरेंद्र, आशीष डंडा लिए कमरे के अंदर जाते हैं और अलमारी, बाथरूम, पलंग के नीचे सब जगह देखते हैं और जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो बाहर आकर, कमरे में तो कोई नहीं है। कुंती, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, तुम अब चश्मा लगवा ही लो। तुम्हारी कमजोर नजरों की वजह से हम कितना घबरा गए थे। हाँ लता, तुम सही कह रही हो, मुझे गलतफहमी हुई होगी। बोलकर कुंती वापस चली जाती है और बाकी के सभी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में बेड पर लेटी मालती। इस बुढ़िया ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब कल खिड़की से नहीं, सबके सो जाने के बाद मेन डोर से ही दीपक को अंदर लेकर जाऊंगी। अगली रात 1 बजे प्लान के मुताबिक सबके सो जाने के बाद मालती दीपक को मेन दरवाजा खोलकर अपने बेडरूम तक लाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो मेन दरवाजा और बेडरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाती है और अचानक अभय बिजनेस ट्रिप समय से पहले पूरी करके घर वापस लौट आता है। मालती को बिना बताए वापस आ गया हूँ, मुझे देखकर मालती सरप्राइज हो जाएगी, सोचता हुआ अभय टैक्सी से नीचे उतरकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो खुला हुआ दरवाजा देखकर, अरे कितने लापरवाह हैं मेरे घर वाले, दरवाजे अब बंद करना ही भूल गए। अंदर आकर अभय दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम तक पहुंच जाता है और वहां का दरवाजा भी खुला देखकर ये मालती भी ना, बोलता हुआ अभय जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो देखता है मालती को दीपक के गले लगे हुए। मालती तुम? मालती दीपक को धक्का देती है और, अरे तुम अचानक क्यों आ गए? क्यों आ गए इससे तुम्हारा मतलब क्या है? अभय की आवाज सुनकर जब तक पूरा परिवार वहां इकट्ठा होता है तब तक दीपक खिड़की से कूद कर वहां से भाग जाता है। अभय तुम कब आए और बहू पर क्यों चिल्ला रहे हो? अभय ने अभी अभी जो कुछ भी देखा वो सब उनसे बता देता है। आप सबके होते हुए आपकी संस्कारी बहू ये गोल खिला रही है और आपको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब कुंती सही बोल रही थी। हाँ सही कह रही थी, मैं सोची कि इस सीधे सीधे परिवार के साथ सीधे सीधे लड़के से शादी करके अपने 72 बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप मेंटेन कर लूंगी, लेकिन आप सब तो होशियार निकले और मेरी चोरी जल्दी ही पकड़ ली। 72 बॉयफ्रेंड? ये तुम क्या कह रही हो मालती बहू? इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? मम्मी जी सबके होते हैं, मेरे भी हैं। नीतू और चांदनी की तरफ देखकर, ये बात अलग है कि किसी के 1 और किसी के 2 होते हैं। बहू, हम तुम्हें कितनी संस्कारी समझते थे
ससुर जी, वो सब एक दिखावा था। अच्छा हुआ आज मैं पकड़ी गई। अब मुझे संस्कारी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। मालती, मुझे पता है आगे तुम क्या बोलोगे। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए ना? मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी। तलाक के कागजात भिजवा देना, साइन करके भिजवा दूंगी। चलो अब आप सब कमरे से बाहर निकलो, मुझे सोना है। मालती सबको कमरे से बाहर निकालकर सो जाती है और सुबह होते ही अपना बैग पैक करके अपने घर पहुंच जाती है और हॉल में बैठे अपनी मम्मी पापा से पूरी बात बताकर। मॉम डैड, आपके कहने पर मैंने संस्कारी बनने का नाटक किया और सामाजिक बंधन में बंधी। अब मैं वो बंधन तोड़कर आ गई हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो मालती? मॉम, मैं बाद में आकर आपका लेक्चर सुनूंगी। अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इतना बोलकर मालती अपने बॉयफ्रेंड ललित से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ बैठा हुआ था। मालती को देखकर ललित, मिलो मेरी नई गर्लफ्रेंड पायल से। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ललित? अरे कैसे नहीं कर सकता? मुझे पता चला है कि तुम्हारे 72 बॉयफ्रेंड हैं, तो क्या मैं दूसरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता? ललित की गर्लफ्रेंड के बारे में जानकर निराश मालती अपने घर वापस आती है और फिर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। मालती ने सोचा था कि अपने पति को छोड़कर वो अपने सभी 72 बॉयफ्रेंड के साथ मौज करेगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मालती अपने पति को छोड़ चुकी है तो सबने उससे दूरियां बना ली। इस बात का पता उसे तब चला जब वो एक दिन हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी शुभम को कॉल करती है। शुभम, मुझे तुमसे मिलना है। कॉल पर शुभम, मैंने तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। जो लड़की अपने पति की ना हो सके वो किसी और की क्या होगी। आइंदा से मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर शुभम फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। मेरे सब बॉयफ्रेंड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मालती, क्योंकि वो सभी तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहे थे। तुम ये बात अभी भी नहीं समझी और हम ये बात बहुत पहले समझ गए थे। इसलिए तो हमने तुम्हें सीधे साधे अभय से शादी के लिए राजी किया था। हमने सोचा था कि उसका प्यार तुम्हें बदल देगा, लेकिन तुम नहीं बदली। जो बात मैं अभय के साथ रहकर नहीं समझ पाई, उससे दूर रहकर समझ गई हूँ। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अभी भी देर नहीं हुई है। जाकर अपने पति से माफी मांग लो। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे, और अगर माफ कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। अपने मम्मी पापा की बात मानकर मालती एक बार फिर अपने ससुराल वापस पहुंचती है। जिस समय वो वहां पहुंचती है उस समय पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था और उसे ही याद कर रहा था। अबे बेटा, आप बहू को भूल जाओ। हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे कोई और नहीं चाहिए। भले ही मालती ने मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो उसे प्यार किया है ना। वो जैसी भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अगर प्यार सच्चा है तो मुझे माफ कर दो। अब किस मुंह से माफी मांग रही हो मालती? बहू, तुमने तलाक के कागज मांगे थे ना। मैंने सोचा था कि अभय से तलाक लेकर अपने 72 बॉयफ्रेंड के साथ मौज करूंगी, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ है कि जो प्यार और सम्मान एक औरत को उसके पति के साथ मिलता है, वो उसके 72 बॉयफ्रेंड के साथ नहीं मिलता। बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया मालती बहू। मैंने अभय से शादी अपने मॉम डैड के कहने पर की थी, लेकिन दोबारा यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर आप मुझे एक और मौका दे तो मैं अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी भाभी और अच्छी देवरानी बनकर दिखाऊंगी। गलतियां सबसे होती हैं, अतीत सबका होता है, लेकिन अगर कोई अपना अतीत भुलाकर आगे बढ़ना चाहे तो उसे एक और मौका मिलना ही चाहिए। इसका मतलब आप मुझे एक और मौका देने को तैयार हैं? हाँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती माफी के काबिल नहीं होगी। मालती अभय को गले से लगा लेती है और मैं अब ऐसी गलती दोबारा सपने में भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि 72 बॉयफ्रेंड से अच्छा एक पति का प्यार होता है।